हेलो बच्चों, क्या हालचाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। अच्छा, ये तो बहुत पुराना हो गया है ना आजकल जो चल रहा है वो करते हैं। राम राम भाई सारिया ने कैसा हो आप सारे का सारा बच्चा? खैर, मुझसे हरियाणवी नहीं बोली जाती, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बट हाँ, बहुत इंस्पायरिंग है अंकित भाई की जो जर्नी है वो। आई होप आप सभी लोगों ने जरूर उनका कोई ना कोई वीडियो देखा होगा एंड एक इंस्पिरेशन मिला होगा कंसिस्टेंट रहने का, और एक इंस्पिरेशन मिला होगा मेहनत करने का। तो वो वहां पर अपनी बॉडी को लेके मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने टारगेट को लेके, मतलब अपने नीट के सपने को लेके यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, राइट? तो इसी सपने को हम साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। और शुरू करते हैं इसका लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको ग्रेविटेशन की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी वहां से इस स्टोरी को शुरू करूंगा। और फिर हम बात करेंगे केपलर्स लॉज के बारे में, ठीक है? फिर केपलर्स लॉज जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं को आधार बनाकर न्यूटन ने अपने जो यूनिवर्सल लॉ है उसको एक स्टैब्लिश किया था इस वर्ल्ड के अंदर, राइट? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो केपलर्स लॉज के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो जानना जरूरी है ना? तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, और ढेर सारे एग्जांपल्स के थ्रू हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये रहेगा हमारा आज का एजेंडा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपके साथ में करनी है, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.physicsman.in। तो सारे के सारे लेक्चर्स हो गए, लेक्चर्स की पीडीएफ हो गई, डीपीपीज हो गए, डीपीपीज का सोल्यूशन हो गया, टेस्ट, लाइव मेंटोरशिप हो गई, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। और अब एक अच्छा ऑप्शन ये है कि मैंने जो ये कंप्लीट कोर्स है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि हर एक बच्चा, वैसे भी अफोर्डेबल है, उसको मैंने और ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट, एक बार इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। हो सकता है आप जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो आपको यहाँ पर मिल जाए। कुछ नए कोर्सेज वगैरह हम लोग और स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार सारे के सारे बच्चे जरूर चेकआउट करना इस वेबसाइट को, ठीक है? शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सर ये ग्रेविटेशन जो है, मतलब एक ऐसा इनविजिबल फोर्स जो कि हर एक चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है ना? इस ग्रेविटेशन की कहानी की शुरुआत कहां से हुई? तो आपने देखा होगा, और ये जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर था, क्योंकि इसमें उन चीजों के बारे में बात होती थी जिसमें मुझे शुरू से इंटरेस्ट है। स्पेस, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनके बारे में बात होती थी, राइट? तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप से पूछोगे कि यार ये जो इंटरेस्ट है हम इंसानों के अंदर स्टार्स को देखने का, प्लैनेट्स को देखने का, भले ही वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लो, आप कुंडली वुंडली मिलाने के हिसाब से देख लो, ये आया कहाँ से? तो ये आया है हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं। सोच के देखो आप, आज तो हम जिस शहर के अंदर रहते हैं हर गली हर नुक्कड़ का एड्रेस हमें पता है, हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है। पहले तो जंगल था सब कुछ। तो हमारे जो पूर्वज थे वो पानी की तलाश में निकलते थे, शिकार की तलाश में निकलते थे, फिर वापस से उन्हें अपने कबीले के अंदर, अपने अड्डे के अंदर लौटना होता था। तो वो नेविगेट कैसे करते थे, वो रास्ता कैसे खोजते थे? क्योंकि जमीन पर कोई गलियां नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी, तो जमीन पर तो कोई ऐसा सिंबल था ही ना, था ही नहीं जिसकी वजह से वो रास्ता बना पाए, नेविगेट कर पाए। तो उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने इस चीज को ट्रैक करने के लिए, इस चीज को नेविगेट करने के लिए सहारा लिया स्टार्स का। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। और ये भी खुशकिस्मती है, क्योंकि जब हम रेप्टाइल्स थे, ठीक है, जब हम फोर लेग्ड मैमल्स थे, तो हमारी जो आई साइट है वो जमीन की तरफ थी, हम जमीन के खतरों की तरफ ज्यादा सेंसिटिव हुआ करते थे। बट जब बंदर से इंसान बना, दो पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा, तो अचानक से एक एबिलिटी आई कि हम ऐसे सिर ऊपर करके आसमान को देखने लगे और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने लगे। तो हमने देखा कि यार ये जो आसमान है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस हो गए, स्टार्स हो गए, वो फिक्स है, वो हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देते हैं। तो वो बन गए हमारे सिंबल्स, और उनको यूज करके हमने नेविगेशन, मतलब बहुत सारी चीजों को ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो
अगर कोई पूछे कि तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कौन थे, तो तुम बड़े प्राउड के साथ में कह सकते हो कि हमारे जो पूर्वज थे ना, और हम सभी के पूर्वज, वो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स थे। आज लोगों को लगता होगा कि यार मैं तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, हमारे तो खानदान में कोई नहीं रहा, ठीक है। नहीं, आप प्राउडली कह सकते हो कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, मतलब हमारे बहुत पुराने पूर्वज जो हैं वो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स थे। आप देख लो, हर सिविलाइजेशन के अंदर लोगों ने स्टार्स को ऑब्जर्व किया है, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ स्टार्स की ओर। अब पहले तो हमने इन स्टार्स को यूज किया नेविगेशन के लिए, फिर हमने देखा यार कुछ चमकीले ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो रही होती है, उनको कहा गया प्लैनेट्स। प्लैनेट का मतलब ही मूव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है ना। तो प्लैनेट्स को हमने जब देखा कि यार ये तो मूव कर रहे हैं, तो एक नेचुरल क्वेश्चन उठा कि यार अगर ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो इनको मूव कौन करवा रहा है। अरे यार प्लैनेट्स तो छोड़ो, आप मून हमें दिखाई देता है, वो भी मूव करता है, सन हमें दिखाई देता है, वो भी मूव करता है। तो एक नेचुरल क्वेश्चन हमारे अंदर जगा कि यार इन प्लैनेट्स को, इन जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर, इनको मूव कौन करवा रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनकी मोशन के लिए। तो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। पहले भगवानों को इनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, एंजल्स को इनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। फिर केपलर्स, टाइको ब्राहे, न्यूटन जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे विज्ञानदर्शी हुए, और उनकी वजह से हमें पता चला कि एक इनविजिबल फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इनफैक्ट हमारी अगर इंडियन सिविलाइजेशन को आप देखोगे तो हमारी सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने इस ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमें बता दिया था। उनके श्लोकों के अंदर, उनकी रचनाओं के अंदर हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्पष्ट विवरण मिलता है। खैर, अभी हम इस लड़ाई के अंदर नहीं जाएंगे कि पहले किसने गुरुत्वाकर्षण को खोजा, बाद में किसने खोजा। हम गुरुत्वाकर्षण को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ग्रेविटेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो ग्रेविटेशन की कहानी की शुरुआत है, ठीक है, वो कहां से हुई है, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स के साथ में, राइट। और आप प्राउडली ये कह सकते हो कि हमारे पूर्वज क्या थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स थे। उन्होंने इतना अच्छे से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, कि आज भी हम उनके मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्स को और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहीं से शुरुआत हुई हमारे ग्रेविटेशन की खोज की, ठीक है। प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और यहीं से ग्रेविटेशन की कहानी शुरू हुई। अब ये जो कहानी है ये आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसके अंदर तीन किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा किरदार जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो बाद में आएगा, और उसको हम 11th-12th के स्टैंडर्ड पर नहीं पढ़ते। बाबा आइंस्टीन की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो तीन किरदार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला किरदार है, इनका नाम था टाइको ब्राहे, ठीक है। और सोच के देखना यार, इस बंदे ने कितना बड़ा काम किया था। कोई टेलीस्कोप नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन को ट्रैक करना और उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये जिंदगी भर करते रहते हैं हमारे टाइको ब्राहे माई साहब, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्टार्स की और प्लैनेट्स की पोजीशन को ट्रैक किया, स्टार्स एंड प्लैनेट्स की जो पोजीशन है उसको ट्रैक किया, और इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब इनके ही शिष्य थे, इनका नाम था जोनास केपलर, ठीक है। और हमारे इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होगी। क्या नाम था इनका, जोनास केपलर। हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के अंदर बात करें तो हम केपलर लिख सकते हैं।
तो ये इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के असिस्टेंट थे, आप ऐसा कह सकते हो। तो जो जिंदगी भर की मेहनत थी इनकी कि इन्होंने स्टार्स को, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, उनकी पोजीशन को ट्रैक किया, उसका एक वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड इन्होंने केपलर को प्रोवाइड करवाया। अब केपलर ने उस रिकॉर्ड के अंदर कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करे और उन्हीं पैटर्न्स को हम लोग आज केपलर्स लॉज के नाम से जानते हैं, केपलर के नियम के नाम से जानते हैं। तो केपलर ने क्या किया, इस डेटा के अंदर, इस रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड इसको मिला था, ठीक है, इस रिकॉर्ड के अंदर उसने कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया, कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया। और यहीं से शुरुआत हुई किसकी, यहीं से शुरुआत हुई हमारे केपलर्स लॉज की। तो सबसे पहले प्लैनेट्स की मोशन को गवर्न करने वाले, क्योंकि इनसे पहले ये माना जाता था कि कोई एंजल प्लैनेट्स को इधर से उधर मूव करवा रही है, राइट, कोई देवता, कोई भगवान इनको मूव करवा रहे हैं। सबसे पहले कौन मूव करवा रहा है ये तो नहीं बता पाया, बट इतना जरूर बता दिया कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनको ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको एक पैटर्न के अंदर मूव करते हुए नजर आएंगे, और उन्हीं पैटर्न्स को नाम दिया गया केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, राइट। तो यहां से हमारे इस चैप्टर की फॉर्मल शुरुआत होती है और इस तरीके से हमारे ग्रेविटेशन की कहानी आगे बढ़ती है। अब क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस नीट के ऊपर है, तो मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या कहानी वाला जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, ऑल्दो मुझे बड़ा मजा आता है साइंस की कहानी सुनाने में। मैं डायरेक्टली जंप करूंगा हमारे मेन वर्क के ऊपर कि हम केपलर्स लॉज को एक बार अच्छे से समझेंगे और उनका एग्जाम्पल्स के अंदर कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस लिहाज से इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। केपलर्स लॉज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, हैंडफुल ऑफ लॉज है, मतलब गिनोगे तो 3 लॉज आपको नजर आएंगे, ठीक है। कौन कौन से लॉज आपको नजर आएंगे, तो सबसे पहला लॉ कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। मतलब केपलर ने बता दिया था कि ये जो प्लैनेट्स हमें मूव करते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं कि किसी भी पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, इनका ऑर्बिट जो है वो फिक्स है, उसकी शेप फिक्स है, और उस ऑर्बिट के बारे में केपलर ने हमें बताया, राइट। तो उस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो दूसरा लॉ है इसको जाना जाता है लॉ ऑफ एरिया के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताएगा कि कोई प्लेनेट क्यों कभी कभी फास्ट मूव करता है और क्यों कभी कभी स्लो मूव करता है। प्लेनेट की जो वेलोसिटी है उसके बारे में हमें पता चलेगा लॉ ऑफ एरिया से, राइट। और जो तीसरा लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं अपन इसको, लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है उसमें हमें पता चलेगा कि जो प्लेनेट का एक रिवॉल्यूशन है, मतलब अपने ऑर्बिट को पूरा करने का जो समय है, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टाइम पीरियड के अंदर, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि केपलर ने सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया था, उनके पीछे का कारण क्या है वो केपलर को नहीं पता था। अब हमें पता है, क्योंकि अब तो हम काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। अब हमें पता है कि केपलर के ये जो लॉज हैं इनके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो अगर अपन लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है ना, इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। अगर अपन लॉ ऑफ एरिया की बात करें तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आजकल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है उनके अंदर नॉलेज आपसे चेक करी जा सकती है, पूछी जा सकती है। और बात करें लॉ ऑफ टाइम पीरियड की तो इट इज
इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कौन सा रूल, कौन सा केपलर का नियम किस फंडामेंटल लॉ के ऊपर बेस्ड है, वो आपको एक बार पता होना चाहिए। अभी अपन इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तीनों किस किस चीज के बारे में बात करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको भी मैं एक बार शॉर्ट के अंदर यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है साइज एंड शेप ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड सन। ये तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लॉ ऑफ एरिया की बात करते हो तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लेनेट की मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, या कह लो प्लेनेट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लॉ ऑफ टाइम पीरियड तो इसी में छुपा हुआ है, ये प्लेनेट के टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेनेट के टाइम पीरियड की डिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किस किस फैक्टर के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे 3 लॉज हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक एक लॉ को अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो केपलर भाई साहब ने बताया, जो टाइको ब्राहे ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके आधार पर, कि हर प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ, दिमाग में आता है सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन हमें केपलर ने पहली बार बताया कि हर प्लेनेट सन मतलब स्टार के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार यहां पे बता देता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अभी एक बार के लिए। तो सर्कल तो आपको पता ही है, उन सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस जो कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, सबको पता है सर्कल के बारे में। सर्कल का ही एक जनरलाइज्ड केस, या यूं कह लो सर्कल का भी जो टॉप ग्रुप है, मतलब जिसका स्पेशल केस सर्कल बनता है, उसको अपन बोलते हैं इलिप्स या इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं अपन उसको, राइट। तो वो कैसा नजर आता है, तो सर्कल में तो हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से सेम होती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट आपने इधर ले लिया और एक पॉइंट आपने इधर ले लिया, ये कहलाते हैं फोकस। ये वाला पॉइंट भी कहलाता है फोकस और ये वाला पॉइंट भी कहलाता है फोकस। अब आपको ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस यहां पर ड्रॉ करना है। लोकस का मतलब होता है पाथ आपको ड्रॉ करना है, रास्ता आपको ड्रॉ करना है, शेप आपको ड्रॉ करनी है, जिनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक कील यहां पर गाड़ सकते हो और एक कील आप यहां पर गाड़ सकते हो, और इन दोनों के बीच में एक धागा लटका सकते हो, ढीला लटकाना उसको, ठीक है। अब जो धागा है उसको आप ऐसे पेन से टाइट करके, और केवल धागे को टाइट रखते हुए आपको पेन चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। तो जो शेप बन के निकल के आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों, क्योंकि आपने जब धागा लटकाया और उस धागे को आपने पेन से टाइट किया, तो पेन की जो नोक है वो धागे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, भले ही आप कहीं भी ले जाओ पेन को, ठीक है। यानी कि उस पेन की नोक का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा धागे की लेंथ के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट है। और यही तो हमने बताया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में हर पॉइंट दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसकी,
उनका सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। खैर ये सब मैथ्स की बातें हो गई, अगर आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे तो इसको नोट कर लेना, अदरवाइज हम तो डायरेक्ट कैसा दिखता है इलिप्टिकल ऑर्बिट उसके बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक जाएगी, इधर भी मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक चली गई, इधर मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक चली गई, और इधर मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक चली गई। तो अगर आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर दोगे यहां पर, जैसे आपने यहां पर ज्वाइन कर दिया, तो ऐसी कुछ ओवल शेप आपको बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। और रग्बी की बॉल जो होती है ना, वैसी शेप आपको बनते हुए नजर आएगी, और इसी शेप को कहा जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी शेप को क्या कहते हैं अपन, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर ने हमें सबसे पहले ये बताया कि प्लेनेट जो होता है वो स्टार के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करता, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस हैं, ठीक है। इस इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमने दो फोकस पॉइंट्स का यूज किया है। तो सन जो होगा ना, वो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर होगा। तो जैसे हमारा जो सन है वो आपको किसी एक फोकस पॉइंट के ऊपर नजर आएगा, तो यहां पर हमारा सन प्रेजेंट है, यहां पर हमारा सन प्रेजेंट है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड स्टार इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और स्टार जो होता है वो कहां पर होता है, एट वन ऑफ दी फोकस। दोनों में से किसी भी एक फोकस के ऊपर आप मान सकते हो। तो इस तरीके से आपका प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करता है। तो जैसे ये रहा आपका प्लेनेट, ठीक है, ये इस स्टार के चारों तरफ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर हो गई, ठीक है। ये हो गई इसकी वेलोसिटी, और इसकी जो डिस्टेंस है सन से, ये हो गई इसकी डिस्टेंस, ये हो गई इसकी डिस्टेंस आर। और इस तरीके से आप इस प्लेनेट को चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ अज्यूम कर सकते हो। चलो सर, ये तो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके दो मेजर एक्सिस होते हैं, ठीक है। दो एक्सिस होते हैं, एक को सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है, सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है, और एक को सेमी माइनर या सेमी माइनर एक्सिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो मेजर का मतलब हो गया वो लाइन जिस पर दोनों फोकस मौजूद है, ध्यान रखना, वो लाइन जिस पर दोनों फोकस मौजूद है उसका आधा क्या कहलाता है, सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, ए को कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका आधा कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस, या सेमी माइनर एक्सिस भी बोलते हैं कई लोग इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए यहां पर क्या हो गया, ए हो गया यहां पर सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या हो गया, बी हो गया यहां पर सेमी माइनर एक्सिस, है ना। मेजर और माइनर, इसका निर्धारण किस बात पर होगा, इसका निर्धारण इस बात पर होगा कि आपके दोनों फोकस किस लाइन के ऊपर है। नॉर्मली ये जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और ये जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, इसीलिए एक को कहा गया मेजर क्योंकि वो हमेशा बड़ा होता है, एक को कहा गया माइनर क्योंकि वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है एसेंट्रिसिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये जो एसेंट्रिसिटी है ना, ये इलिप्ट या इलिप्टिकल होने के मतलब आपका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, वो सर्कल से कितना डिफरेंट है,
इस बात को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल से कितना डिफरेंट है। देखो ध्यान से समझो इसको। अगर ए और बी ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है, अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर हो गए तो आप देखो कि यही जो शेप आपने बनाई है ये क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगी। अगर सेमाई मेजर एक्सिस और सेमाई माइनर एक्सिस ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये जो शेप आपने यहां पर ड्रॉ करी है ये इलिप्टिकल ना होके सर्कुलर हो जाएगी। तो सर्कल के केस में तो ए और बी आपस में बराबर होते हैं। तो आप यूं भी कह सकते हो कि सर ए और बी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल हो जाएगा, उसमें इलिप्टिकल होने के गुण ज्यादा हो जाएंगे। तो उसको ही क्या बोला जाता है? यहां पर एसेंट्रिसिटी बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, और इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो ई है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो अगर ई की वैल्यू आप लोगे 1, ठीक है, मतलब ए और बी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, मतलब ए और बी आपस में बराबर हो गए तो यही चीज क्या बन जाएगा? यही चीज बन जाएगा सर्कुलर। ठीक है, यही चीज सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। और बी जितना छोटा होगा और ए जितना बड़ा होगा उतना ही आपके इलिप्टिकल होने की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। तो ई की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, कम से कम हो सकती है 0। तो इसके आधार पर आप पता लगाते हो कि आपका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें इलिप्स होने का जो गुण है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप बोलोगे सर सेंटर से जो हमारा ओरिजिन है वहां से फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है? ऑब्वियसली आपको नजर आ गया होगा कि वो सेमी मेजर एक्सिस जो है उसका कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन है। तो वो भी यहां पर सरप्राइजिंगली निकल के आता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा किसके इक्वल होती है? ये हमेशा a मल्टीप्लाइड बाय ई के इक्वल होती है। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा किसके इक्वल होती है? a मल्टीप्लाइड बाय ई के इक्वल। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, और रही बात ये जो पूरा का पूरा शेप आपने बनाया है इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हर शेप को इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, वैसे इसकी इक्वेशन क्या है? तो बड़ी सिंपल सी दिखाई देती है इसकी इक्वेशन। ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाती है इसकी इक्वेशन। कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ प्लेनेट की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई, मतलब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये तो हो जाएगी आपकी आर मैक्स। ठीक है, जब आपका प्लेनेट किस पॉइंट पर होगा? इस वाले पॉइंट पर होगा। तो इस पॉइंट को बोला जाता है एफिलियन। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है एफिलियन। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है अगर प्लेनेट आपका यहां पर हुआ तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस। और जब प्लेनेट इस मिनिमम डिस्टेंस पर होगा तो ये वो पॉइंट है जिसको बोला जाता है पेरीहीलियन। पेरीहीलियन। ये सब आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये एक बोलते ना स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर बड़े काम आते हैं, राइट? तो एक एक चीज को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। ठीक, चलो भाई, तो सन से ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, सन से ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाला पोर्शन प्लस पूरा का पूरा सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर आप आर मैक्स निकालोगे तो आर मैक्स कितना निकल के आएगा? आर मैक्स निकल के आएगा आपका ए प्लस ए निकल के आएगा। और अगर आप आर मिनिमम निकालोगे तो आप सेमी मेजर एक्सिस में से ये पोर्शन हटा रहे हो, तो ये जो चीज है ये निकल के आएगी ए माइनस ए ई।
तो दो चीजें हमें यहां पर और पता चल गई। एक तो हमें पता पड़ गई कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, तो आर मैक्स यहां पर हो जाएगी कितना, ए तो आ गया कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई। और इसी तरीके से आप मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कोई पूछे बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी प्लेनेट की, ये भी आप निकाल सकते हो। तो मिनिमम डिस्टेंस यहां पर आपको क्लियरली नजर आ चुकी है कितनी, आर मिनिमम कितनी, ए तो आ गया कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ई। और अगर कोई इनका रेशियो पूछे तो ये रेशियो भी आप निकाल सकते हो, ये भी कई बार आपके काम आता रहता है। ठीक है, किस किस का, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का। ये हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस और ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस। तो ए तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा सीधा क्या बचेगा, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, ये बचेगा। और ये सब आपके न्यूमेरिकल करने के अंदर काम आ सकता है। इनफैक्ट देखो, अगर आपको एसेंट्रिसिटी मिल जाए तो आप मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको एसेंट्रिसिटी और सेमी मेजर एक्सिस मिल जाए तो आप मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस देके और एसेंट्रिसिटी देके, वैसे एसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको सेमी मेजर एक्सिस भी पूछा जा सकता है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सेमाई मेजर एक्सिस जो है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस, अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे दी जाए और हमसे इलेप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस पूछा जाए, हम कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है सर, हम यहां पर नोटिस करेंगे कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका सम किसके इक्वल है, डबल ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इस डिस्टेंस का डबल हो गया ना। ठीक है, या फिर आप यहां पे भी ऐड कर सकते हो, इसको इसको ऐड करोगे तो ए और ए तो ऐड हो जाएगा 2a, और ए ई पॉजिटिव ए ई नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि जो ए होगा सेमी मेजर एक्सिस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मिनिमम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पूछी जा सकती है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप आपने एक एक डिटेल को अच्छे से नोट कर लिया होगा, एक एक डिटेल को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, देख लो, और फिर मैं तैयार करता हूं कुछ क्वेश्चंस, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो तो, चलो ठीक है सर, ये तो हमें पता पड़ गया यार, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उनके थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस के नजरिए से देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी, समझ में आ जाएगी काफी अच्छे से। ठीक है ना, तो जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एक तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो देके एसेंट्रिसिटी पूछी जा सकती है। ठीक है, या फिर एसेंट्रिसिटी देके आपको क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर बनाता हूं और देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट का, ठीक है, तो फॉर एन elliptical orbit it is given, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दे रखा है कि जो सेमी मेजर
एक्सिस है, ठीक है, इट इज 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स सेमी माइनर एक्सिस, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि एक प्लेनेट है और उसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के कंपैरिजन में कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड, पहला क्वेश्चन कि बताओ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इतना तो आपको पता ही है कि सब जैसे ही हमारे पास में एसेंट्रिसिटी आ जाएगी ना, तो फिर तो हम मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेंट्रिसिटी कहां से आएगी, तो उसका फॉर्मूला बताया था आपको, सीधा सीधा यहां पर क्या दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए है वो कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स बी है। इसका मतलब बी अपॉन ए कितना हो गया यहां पर, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 5, और एक बार हमारे पास में बी अपॉन ए आ गया तो हम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, तो एसेंट्रिसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एसेंट्रिसिटी ई किसके इक्वल होती है, रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या बी अपॉन ए के होल स्क्वायर के इक्वल होती है, और बी अपॉन ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे एसेंट्रिसिटी रूट 1 माइनस 4 अपॉन 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, 25 में से 16 गए 9 बचेंगे, 9 और 25 का रूट लोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगी आपकी एसेंट्रिसिटी। कितना आसान है। और एक बार हमारे पास में एसेंट्रिसिटी आ गई तो फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब रेशियो निकालना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना हुआ करता था, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, और ई की वैल्यू कितनी हमारे पास में आ चुकी है, 3/5, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 और 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व कर लो इसको, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा, 5 तो एलसीएम आ गया, तो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 5 बना ऊपर, और नीचे बन गया आपका 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 चला गया तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 8 भी चला गया तो 4 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एसेंट्रिसिटी के ऊपर, राइट, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हो सकता है किसी में आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो दे रखा हो और फिर आपसे क्या पूछा जाए, एसेंट्रिसिटी पूछी जाए और सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का रेशियो पूछा जाए, उल्टा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, राइट। जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है, अब की बार आपको एग्जाम्पल के अंदर उल्टा काम किया गया है, ठीक है, फॉर एन elliptical ऑर्बिट, अब की बार आपको क्या दे रखा है, अब की बार आपको दे रखा है मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों डिस्टेंसेस का, प्लेनेट की सन से मैक्सिमम डिस्टेंस और प्लेनेट की सन से मिनिमम डिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है कितना, वो आपको दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है, 3 डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन हो गया, रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन हो गया। पहला तो आपसे पूछा गया है बताओ एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसका तो फॉर्मूला हमारे पास में है, हम उसका यूज करेंगे और एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। और दूसरी चीज हमसे पूछी गई है कि बताओ सेमाई मेजर एक्सिस, ठीक है, और सेमाई माइनर एक्सिस, इनका रेशियो कितना होगा। तो हो गया ना बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन, पहले ये देख के ये पूछा गया था,
अब ये देखिए हमसे ये पूछा गया है, तो इसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना सारे के सारे बच्चे, और फिर इसका सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन तो खैर बड़ा सिंपल है कि आपको आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है। आर मैक्स डिवाइडेड बाय आर मिन कितना? 3 डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है। और वैसे हमें फॉर्मूला पता है इसका, कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होता है? 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 1 प्लस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3e, और 2 को 1 प्लस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2e। इस 3 को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 3 माइनस 2 बच जाएगा 1, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएंगे 5e। तो e कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, ठीक। और एक बार हमारे पास में e आ गया तो हम बड़ी आसानी से b अपॉन ए भी निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि जो e होता है वो कितना होता है? √1 माइनस बी अपॉन ए का जो रेशियो है उसका स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो e की वैल्यू हम रख दें यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 5, और हमें निकालना है रूट के अंदर 1 माइनस बी अपॉन ए, यही तो निकालना है हमें, इसका स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 अपॉन 5 का स्क्वायर करोगे कितना बचेगा? 1 अपॉन 25, और इधर बच जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो सिर्फ b अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको एक तरफ ले आओ, बच जाएगा दूसरी तरफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 25। और इसका जब रूट हटाओगे तो b अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पर 24 का रूट, तो 24 को आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड, या ऐसे लिख लो √24 डिवाइडेड बाय √25, अपन बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। हमें मेजर डिवाइडेड बाय माइनर पूछा गया, मतलब इसको उल्टा कर दो, तो यहां से आ जाएगा हमारा a अपॉन बी इज इक्वल टू √25 का मतलब तो हो गया 5, और √24 का मतलब 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 का रूट तो आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। तो 5 अपॉन 2√6, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर। लोग सोचते हैं यार केपलर्स लॉज के ऊपर तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, देख लो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। एक और मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, हालांकि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो एक स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना उसको याद ही रख लेना, ये काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछा गया है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के बता देता हूं, ठीक है। आपको इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन है r1, ठीक है, और आपको मिनिमम डिस्टेंस गिवन है r2, ये आपको गिवन है। ये दोनों चीजें आपको क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। ये रहा आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये रहा आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा कुछ आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया है कि बताओ जब प्लेनेट घूमता 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 घूमता, मान लो यहां पर आपका सन है, ठीक है, ये वन ऑफ द फोकस हो गया, यहां पर आपका सन है। तो जब आपका प्लेनेट यहां पर था, इस जगह पर था प्लेनेट, तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी? तो इसकी डिस्टेंस थी r1। जब प्लेनेट यहां पर था तब इसकी डिस्टेंस कितनी थी? तब इसकी डिस्टेंस थी r2। आपसे पूछा गया है कि बताओ जब प्लेनेट एग्जैक्टली यहां पर होगा, यहां पर होने का मतलब है मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर होगा जब प्लेनेट, तो बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r, ये कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2। आया क्वेश्चन सबको समझ में? क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है फाइंड
आर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस की टर्म्स में आपको कौन सी वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? वो डिस्टेंस जब प्लेनेट मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, सन से आप परपेंडिकुलर जाओगे ना मेजर एक्सिस के, तब आपको नजर आएगा। वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आप चाहो तो फिर ध्यान भी रख सकते हो। ठीक, कैसे करेंगे यार, क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है, और हमें इन दोनों की टर्म्स में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सर ये जो प्लेनेट की पोजीशन है, इसके अगर अपन कोऑर्डिनेट्स लिखें तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये जो सन का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वही आपके प्लेनेट का होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा माइनस ए ई, माइनस ए। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आपका r, मतलब वो वाली डिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करनी। भाई x कोऑर्डिनेट तो माइनस ए ही हो गया ना, यहां से आप सन तक चले गए, और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका r। आपको इक्वेशन पता है सबको, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन के अंदर रखोगे इस पॉइंट को, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन क्या हुआ करती थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हुआ करती थी इक्वेशन। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे कि x की जगह क्या रखा जा सकता है? ए ई रखा जा सकता है। ठीक है, तो ए ई रखेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और y की जगह वो डिस्टेंस रखी जा सकती है जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा आपका बी रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ जाएगा बी रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हमें तो यार R1 R2 की टर्म्स में आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो E होता है वो किसके इक्वल होता है? रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहां पर आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ बच जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। और सिर्फ बी स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि बी हो जाएगा आपका ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका बी। तो बी की जगह क्या रखा जा सकता है? बी की जगह रखा जा सकता है ए टाइम्स रूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो जैसे ही ये वैल्यू उठा के हम लोग यहां पर पुट करेंगे, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ये हमें पता है, राइट? तो अब हम बी की जगह उठा के ये रख देते हैं, क्योंकि हम बी से कंफर्टेबल नहीं है, हम कंफर्टेबल किसके साथ में? ए के साथ में। तो जैसे हम बी की जगह ये रखेंगे तो रूट और रूट तो मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, तो अल्टीमेटली आर कितना बचेगा? आर बचेगा ए टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखो ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर है इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस ई, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस ई, ये लिखा जा सकता है। अब हम क्या चालाकी करते हैं, हमें पता है a टाइम्स 1 प्लस ई किसके इक्वल होता है? आर मैक्स के इक्वल होता है, और a टाइम्स 1 माइनस ई किसके इक्वल होता है? आर मिनिमम के इक्वल होता है। तो हमें ये तो नजर आ गया, बट यहां पर a नजर नहीं आ रहा। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जो चीज नजर नहीं आ रही उससे हम खुद मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चीजों को बैलेंस रखने के लिए जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो a से हमने डिवाइड भी कर दिया, बात तो वही रही। अब हमें पता पड़ गया
कि ये जो चीज है, ये जो चीज यहां पर नजर आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये आर मैक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आर मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये चीज यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है आर मैक्स प्लस आर मिन डिवाइडेड बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस की टर्म्स में आंसर निकालना था। तो अब हमारा आंसर तैयार है कि जो आर है वो कितना हो जाएगा, इसकी जगह रख दिया आर मैक्सिमम, ठीक है, इसकी जगह रख दिया आर मिनिमम, ठीक है, नीचे रखा हमने ये, तो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम ये तो रह गया नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला गया यहां पर ऊपर। आर मैक्सिमम की जगह रखा जा सकता है R1 और आर मिनिमम की जगह रखा जा सकता है R2, मतलब इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन होगी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। स्पेशल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इस रिजल्ट को ध्यान भी रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप ये सब कुछ ना कर पाओ, पूरी की पूरी प्रोसीजर आप फॉलो ना कर पाओ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो हुआ हमारा पहला लॉ, नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट ने तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट की शेप बताई है, सिर्फ और सिर्फ सन की पोजीशन बताई है, हमें स्टार की पोजीशन बताई है। अब अपन चलते हैं कि जब प्लेनेट मूव करता है तो वो कभी कभी हमें फास्ट मूव करता हुआ नजर आता है और कभी कभी हमें स्लो मूव करता हुआ नजर आता है। ये चमत्कार क्यों हो रहा है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ एरिया के बारे में, ठीक है। तो लॉ ऑफ एरिया में क्या कहा जाता है कि ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। एक बार वापस से बना लेते हैं। तो दिस इज योर इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और सन कहां पर है, इसके किसी एक फोकस के ऊपर है, तो यहां पर हो गया सन, ठीक। अब ये देखो ये लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। ये क्या कहता है कि यार मान लो प्लेनेट कभी यहां पर रहा होगा, इस जगह पर यहां पर रहा होगा, और यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो यहां पर उसको टाइम लगा कितना, टी लगा टाइम, ठीक। और ऐसे ही कभी मान लो स्टार यहां पर रहा होगा, इस जगह पर रहा होगा, पॉइंट सी पर रहा होगा, और यहां से यहां पर आ गया पॉइंट डी तक, और यहां पर भी टाइम कितना लगा, इस जगह भी टाइम लगा, इस जगह भी टाइम लगा कितना, टी। तो सेम टाइम के अंदर प्लेनेट यहां से यहां जा रहा है तो आपको लग रहा है स्लो है, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतने ही टाइम के अंदर प्लेनेट यहां से यहां जा रहा है, आपको लग रहा है फास्ट है। ऐसा हो क्यों रहा है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ एरिया इसके पीछे का रीजन हमें बताता है। लॉ ऑफ एरिया हमें बताता है कि प्लेनेट को सन से ज्वाइन करने वाली लाइन, तो जब आपका प्लेनेट ए पर था तो ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी। और जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चला गया तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया है, तो इसने ये वाला जो एरिया है ये स्वीप किया है। वो नहीं होता गाड़ी का वाइपर, तो जैसे गाड़ी का वाइपर आपने चलाया यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतना एरिया स्वीप किया है। ये हो गया आपका सन, इसका नाम रख देते हैं हम एस। और इसी तरीके से जब प्लेनेट आपका सी पर था तब दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये मैंने आपको दिखा दी, और जब डी पर था तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये मैंने आपको दिखा दी। और अब की बार जो एरिया स्वीप होता हुआ आपको नजर आ रहा है वो ये वाला एरिया हो गया। पता सरप्राइजिंगली चीज क्या दिखाई देगी आपको, कि अगर आप इस एरिया को मेजर करोगे और इस एरिया को मेजर करोगे तो ये दोनों एरिया आपको इक्वल नजर आएंगे, दोनों एरिया आपको इक्वल नजर आएंगे, ठीक है।
तो ये कहलाता है लॉ ऑफ एरिया, इसलिए इसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया में हमने क्या स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, कि लाइन जॉइनिंग प्लेनेट टू सन, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये हमारा पहला स्टेटमेंट बना। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो, रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब मान लो आपने डेल्टा ए एरिया स्वीप किया कितने टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो ये जो रेट है ये आपको हमेशा कांस्टेंट नजर आएगी, ये हमेशा रेट आपको कांस्टेंट नजर आएगी। सर इसका प्रूफ क्या है, कहां से आया, किसी को सपना थोड़ी ना आया है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, या कौन प्लेनेट का एरिया जाके मेजर करने बैठा होगा। तो इसका प्रूफ है, ये एक बहुत फंडामेंटल लॉ के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम इतने छाती चौड़ी करके इसको यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। क्या है इसका प्रूफ, चलो ठीक है, मान लो प्लेनेट ए से बी पर जा रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, वी है ना, तो वी डिस्टेंस है और टी टाइम तक ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। एक बार के लिए मैं टाइम की जगह यहां पर डेल्टा टी ले लेता हूं, ठीक है, टाइम की जगह तो छोटा सा टाइम ले लेता हूं, मतलब ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लेना, हम डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल हो जाएगी। और एवरेज डिस्टेंस जो है वो आप ले सकते हो आर, एवरेज डिस्टेंस आप ले सकते हो कितनी, आर, वैसे तो बदल रही है बट एवरेज डिस्टेंस आप आर ले सकते हो। तो जैसे अपन सर्कल के अंदर करते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, रेडियस को आर्क से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में एरिया आ जाता है, ठीक है। या अगर इसको ट्रायंगल के नजरिए से देखो तो ये बन गया आपका बेस और ये बन गया आपका एक बार के लिए परपेंडिकुलर। ऑल्दो मैच नहीं करी शेप, बट फिर भी जितना छोटा आप अज्यूम करोगे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल आप अज्यूम करते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियरली क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एरिया डेल्टा ए कितना बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, तो बेस हो गया आपका डिस्टेंस आर, एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर या हाइट, तो वो हो गया v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर डेल्टा टी जो है वो मैं नीचे भेज देता हूं, तो ये आ जाएगी एरिया को स्वीप करने की रेट, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ v इंटू आर के इक्वल हो जाएगी। अब v इंटू आर हमें नहीं पता यार, v भी बदल रहा है, प्लेनेट अलग अलग जगह जा रहा है तो उसकी स्पीड बदल रही है और उसकी डिस्टेंस भी बदल रही है, हाँ, बट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। कैसे कांस्टेंट हुआ, तो हम क्या करते हैं, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और मास से इसको डिवाइड भी कर दिया। सर इससे क्या फायदा हुआ, ऊपर बना हाफ की जगह आ गया m इंटू वी इंटू आर, और नीचे रह गया ट्वाइस ऑफ m। गौर से देखो, एम वी क्या हो गया, मोमेंटम, और आर क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लास्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम को। तो ये जो चीज है यहां पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल
डिवाइडेड बाय 2m। अब सोच के देखो कि जो भी इस प्लेनेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, वैसे तो हमें अभी पता ही नहीं है कि प्लेनेट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, बट जो भी फोर्स लग रहा है वो पक्का सेंट्रल फोर्स है, वो पक्का प्लेनेट को सन की तरफ खींचने वाला फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स का जो टॉर्क होता है ना, वो हमेशा जीरो होता है। सेंट्रल फोर्स कभी भी चीजों को रोटेट नहीं कर पाता, राइट? सेंट्रल फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो जीरो होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एज फोर्स बिटवीन, अभी हमें इस फोर्स के बारे में नहीं पता, फोर्स बिटवीन सन एंड प्लेनेट is central, it does not produce any torque। बाकी कोई और फोर्स तो है नहीं यहां पर, बाकी कोई और फोर्स तो है नहीं यहां पर। तो जो फोर्स था उसको भी आपने हटा दिया कि उसका भी टॉर्क हो नहीं सकता क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका क्या रहेगा? इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मास वैसे ही कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, और 2 तो वैसे भी एक नंबर है। तो ओवरऑल आपका डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, या यूं कह लो वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। और यही हमें यहां पर प्रूव करना था। ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां से बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं यार, क्योंकि बहुत सारे मल्टी फेसेड क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। वेलोसिटी और रेडियस के, वेलोसिटी ऑफ जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो प्लेनेट यहां पर है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है और वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज मैक्सिमम होगी तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो जब प्लेनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है? मिनिमम होती है। और जब प्लेनेट मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, यहां पर होगा, जब प्लेनेट यहां पर होगा, मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, तो डिस्टेंस मिनिमम है, तो आपकी बार वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपकी बार यहां पर वेलोसिटी आपको क्या नजर आएगी? वेलोसिटी आपको मैक्सिमम नजर आएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे, और थोड़ा सा मैं और यहां पर क्लैरिफाई कर रहा हूं चीजों को, कि अगर कोई आपसे इस पॉइंट के बारे में पूछे, एफिलियन के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, तो यहां पर डिस्टेंस तो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और स्पीड क्या रहेगी यहां पर? स्पीड रहेगी यहां पर मिनिमम। और इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि बताओ पेरीहीलियन के बारे में बात करो, तो इसके लिए डिस्टेंस जो होगी वो तो हो जाएगी मिनिमम, बट स्पीड जो होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय R मैक्सिमम, और V मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय R मिनिमम, ये दोनों बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो है वो उतना ही होगा जितना मैक्सिमम डिस्टेंस और
मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो हुआ करता था, मतलब 1+e/1 - e, उतना का उतना ही रेशियो आपको नजर आएगा। तो जो अपन एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे ना, आर मैक्स और आर मिन से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब उस क्वेश्चन को आपको वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, और आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ और फिर अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस मैंने आपको बताया यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इस एग्जाम्पल के अंदर, अ प्लैनेट्स डिस्टेंस ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स in its not circular elliptical orbit is r1 आपको दे रखा है, एंड r2 आपको दे रखा है, ठीक है। इफ velocity at r1 is r1 पर इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 54,000 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट r2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको पता पड़ जाएगा कि ये केपलर्स लॉज वाला क्वेश्चन है। दो अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है और वेलोसिटी के बारे में बात करी जा रही है। आपको पता ही है, ठीक है, कि वेलोसिटी का और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो r1 का मतलब हो गया 24 × 10⁵ और r1 पर वेलोसिटी कितनी है 5400 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और r2 कितना है, r2 है 16 × 10⁵ और r2 पर जो वेलोसिटी है वो अपने मान ली v2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, यूनिट्स अपन सेम रख रहे हैं। तो v2 हमें फाइंड आउट करना है, बस हो गया क्वेश्चन। तो v2 यहां पर आ जाएगा कितना 24 × 10⁵ इंटू 5400 डिवाइडेड बाय 16 × 10⁵। इससे ये चला गया, ये 8 से कट गया 3 बार और ये कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 2700 बार, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8100 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे भी हमें पता है कि जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां पर वेलोसिटी ज़्यादा आनी चाहिए, तो जहां पर डिस्टेंस कम है वहां पर वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है। आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे कर लोगे, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि वो बहुत बड़ा खेल नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक। और अब चलते हैं हम हमारे लास्ट लॉ के ऊपर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा यहां पर, लास्ट लॉ के ऊपर चलते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो बड़ा सिंपल है ये, कि किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होता है, किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एवरेज डिस्टेंस, है ना, जो एवरेज डिस्टेंस है
इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फोर्स यहां पर लग रहा है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, इसलिए हुआ बिकॉज फोर्स बिटवीन सन एंड प्लेनेट, ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इस वजह से आपको ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। भाई यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज डिस्टेंस, जो भी प्लेनेट की डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो फोर्स यहां पर एक्ट कर रहे हैं ये घुमाने का काम कर रहे हैं, तो एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो इसकी जगह एम वी स्क्वायर अपॉन आर रखा जा सकता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? 1 अपॉन आर स्क्वायर के। आर से आर चला गया, तो यहां से आपको पता पड़ गया कि जो v है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन रूट आर या r की पावर हाफ। ये आपको पता चल गया। भाई ऐसा होने की वजह से ये हो रहा है, फोर्स क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस की पावर हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अब बात करते हैं अपन टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई आर, ये तो हो गई डिस्टेंस लगभग, अगर अपन सर्कुलर माने तो, डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय वी, जो भी स्पीड है ऑन एन एवरेज। भाई ये एवरेज डिस्टेंस हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर की पावर हाफ। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, अपन प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आर तो है ही, वी की जगह अपन क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन आर की पावर हाफ। आर की पावर हाफ चला जाएगा ऊपर, तो आर की पावर टोटल कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप लोग यहां पर ये प्रूव कर सकते हो कि ये लॉ आखिर में काम क्यों कर रहा है, व्हाई इज इट वर्किंग। अब आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कुछ कि मान लो अगर, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर जो फोर्स यहां पर लग रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता आर की पावर एन के, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, किसको करता? आर की पावर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, तब, ठीक है, इस कंडीशन में जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है वो किस प्रकार का दिखाई देता आपको? तब आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता? तो जो स्टेप्स मैंने अभी फॉलो किए हैं वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। भैया आपको फोर्स दे रखा है 1 अपॉन आर की पावर एन की प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो फोर्स ही किसकी तरह एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आर की पावर एन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर से एक पावर चली गई तो वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर एन माइनस 1। स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पावर, भाई जितनी पावर है उतना ही हमें डिवाइड कर देना होता है पावर को। तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ v बच गया। यहाँ पर पावर n-1 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया
तो v हो जाएगा आपका r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां से अगर अपन चलें टाइम पीरियड के ऊपर, तो टाइम पीरियड हुआ करता था 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। 2 पाई को तो अपन हटा सकते हैं क्योंकि अपन सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r की पावर 1 तो है ही है, साथ ही साथ में v की जगह अपन रख सकते हैं 1 अपॉन, तो ऊपर आ जाएगा r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा r की पावर 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम आया, 2 में से 1 चले गए तो 1 बचेगा, तो ये बच जाएगा r की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब n की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, n की वैल्यू आपको 3 दी जा सकती है। तो ऐसा बोला जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि मान लो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करता, मतलब डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो बताओ टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पर n की जगह क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। 3 प्लस 1 बना 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचेगा 2। डायरेक्टली कह सकते हो कि टाइम पीरियड एवरेज डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ भी दिया जा सकता है आपको, n की वैल्यू यहाँ पर 5 दी जा सकती है, n की वैल्यू 7 दी जा सकती है, 4 दी जा सकती है, वटेवर जो भी आपको दिया जा सकता है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तो डिस्टेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा सकते हैं कि भाई 2 प्लेनेट हैं, दोनों की जो सन से डिस्टेंस है उसका रेशियो आपको दे रखा है और टाइम पीरियड का रेशियो आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका अच्छे से केपलर्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, अब की बार 2 प्लैनेट्स की डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। आपको डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट 1 और डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट 2 ये गिवन है, मतलब इनका रेशियो गिवन है। तो ये आपको दे रखा है कितना, आपको दे रखा है 8 डिवाइडेड बाय 24 ले लो, 8 डिवाइडेड बाय 24 नहीं, 8 डिवाइडेड बाय 27 ले लो, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 27 ये आपको गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स, ये आपसे पूछा गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अभी अभी आपने कहा था कि जो टाइम पीरियड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के। तो T1 डिवाइडेड बाय T2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। आगे चलते हैं, T1 डिवाइडेड बाय T2, R1 बाय R2 में कितना दे रखा है, 8 डिवाइडेड बाय 27, 8 डिवाइडेड बाय 27, तो इसकी पावर हमें करनी है 3 डिवाइडेड बाय 2। उल्टा कर दिया मैंने, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो इसको लिखा लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है, देखो 8 क्यूब, ठीक है, मतलब 3/2 का मतलब क्या हो गया, या तो पहले रूट कर लो फिर क्यूब कर देना, तो थोड़ी वैल्यू मुझे ढंग से देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं अपन, 8 को अपन लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, और 27 को अपन लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इसकी पावर हमें करनी है 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो सबसे पहले पावर हाफ करते हैं, तो हाफ करेंगे तो 2 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 4 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 2, और 2 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर हाफ रह गया एज इट इज, और नीचे क्या बचा, 9 का रूट तो हो जाएगा 3, और 3 की पावर हाफ एज इट इज रह जाएगी, और इसकी पावर हमें करनी है कितनी, अब 3 करनी, ठीक है। मैं कुछ और ही लिख देता यार यहाँ पे। चलो, तो ये देखो टोटल पावर कितनी हो गई, 1+1/2 करोगे तो 3/2, यहाँ पर भी 1+1/2 करोगे तो 3/2 हो जाएगी, ठीक है। और 3/2 के ऊपर 3 लगा रखा है आपने, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 और 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2। मैंने वैल्यूज बहुत अजीब सी दी है, इसलिए आंसर अजीब सा आ रहा है। आपको क्वेश्चन में वैल्यूज को ढंग की मिल जाएगी, आप उसके बेसिस पे आंसर अच्छा खासा भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तो ये आंसर है, ये तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। तो डायरेक्ट ही, मैं कुछ और करने में था बट वो हो नहीं पाया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब, और 27 को लिखा जा सकता है 3 क्यूब। इसकी पावर आप कितनी लगा देना, 3/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैं इतना दिमाग लगा के वैल्यूज दे रहा था ना आपको कि और कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, वही है यार, पढ़ाते 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 दिमाग भी एक्टिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, एंड आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलेंगे इस पीडीएफ के अंदर, जो कि आप वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं चाहूँगा अलविदा। काफ़ी दिनों बाद में क्लास ली है, तो थोड़ा जो टेम्पो है, मतलब जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। प्लस थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद में थोड़ा सा मतलब रहेगी बोलने की स्पीड, काफ़ी 10-11 दिन तक स्लो ही रहेगी, इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट इसको कैचअप कर लेंगे अपन धीरे धीरे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।